हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि हमारी सरकार की मशीनरी का सबसे जरूरी पुर्जा कौन सा है, तो शायद जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो। मतलब वो कौन सा डिजाइन है जो प्रधानमंत्री से लेकर संसद तक हर किसी को एक धागे में पिरो के रखता है। और वो डिजाइन एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिका है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मजबूत और स्थिर हो, या फिर एक ऐसी सरकार जो हर दिन हर पल जनता के प्रति जवाबदेह हो। आज हम इसी डिजाइन की गहराई में उतर रहे हैं, भारत की संसदीय व्यवस्था। हमारे पास इस विषय पर एक बेहतरीन अकादमिक लेख है और हमारा मिशन है यह समझना कि हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी पर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को क्यों चुना। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक चुनाव था, अ कॉन्शियस चॉइस। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र के लिए और 163 और 164 राज्यों के लिए इसी व्यवस्था की नींव है। इसे कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं ना? जी, लेकिन ये सब भारी भरकम शब्द हैं। असल में इसका मतलब बहुत सीधा है। सरकार की लगाम संसद के हाथ में होती है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी उलझन भरी लगती है। एक तरफ हमारे राष्ट्रपति हैं जो देश के प्रमुख हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री। तो असल में पावर किसके पास है? गाड़ी कौन चला रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से इस सिस्टम की पहली परत खुलती है। हमारे यहाँ आप कह सकते हैं दो तरह के हेड हैं, एक नाम के और एक काम के। नाम के और काम के? हाँ, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन वो एक नामिक या औपचारिक कार्यकारी हैं। असल में सरकार के मुखिया यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। तो स्टीयरिंग व्हील कह सकते हैं प्रधानमंत्री के हाथ में है, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता लोकसभा से होकर जाता है ना? मतलब जिस पार्टी या गठबंधन के पास लोकसभा में सीटें हैं उसी का राज होगा। एग्जैक्टली। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये इस सिस्टम की दूसरी सबसे अहम बात है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। पावर सीधे लोगों के वोट से आता है जो लोकसभा में सीटों के रूप में दिखता है। ओके, तो बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन गया, उसके पास नंबर है, उसके पास पावर है। तो फिर क्या चीज प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को अपने मनमानी करने से रोकती है? मेरा मतलब है, एक बार चुनाव जीत गए तो अगले 5 साल के लिए तो वो आजाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस सिस्टम का दिल है, इसका सबसे क्रांतिकारी आइडिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसका जिक्र अनुच्छेद 75 में है। इसका मतलब है कि सरकार के हर काम, हर पॉलिसी के लिए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। एक टीम के तौर पर मतलब किसी एक मंत्री की गलती की सजा पूरे मंत्रिमंडल को भुगतनी पड़ सकती है? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि वे एक ही नाव पर सवार हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या सरकार के किसी बिल को गिरा दे, तो पूरी सरकार की हार मानी जाएगी। जी, और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चेक है। सरकार को हर दिन संसद का विश्वास जीतना पड़ता है, सिर्फ हर 5 साल में एक बार नहीं। वाह, तो ये तो रोज की जवाबदेही है। और इसी को पक्का करने के लिए शायद ये नियम है कि मंत्रियों को सांसद होना ही पड़ता है, जिसे हम दोहरी सदस्यता कहते हैं। बिल्कुल, मंत्री कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें विधायिका मतलब लेजिस्लेचर का भी सदस्य होना चाहिए। इसी वजह से तो संसद उनसे सवाल पूछ सकती है। अच्छा, और अगर कोई मंत्री बनते समय सांसद नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ये नियम एक तरह से सुनिश्चित करता है कि सरकार बनाने वाले लोग हमेशा संसद के गलियारों में मौजूद रहें, सवालों का सामना करने के लिए। वो बंद दरवाजों के पीछे बैठकर देश नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये पूरा ढांचा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जाहिर है सरकार और संसद के बीच एक रिश्ता तो बनता ही है। इसका सबसे बड़ा फायदा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, क्योंकि कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका से ही बनती है और ज्यादातर मंत्री सत्ताधारी दल के होते हैं, तो दोनों के बीच टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। कानून बनाने
और उन्हें लागू करने वाली टीमों के बीच एक तालमेल होता है। लेकिन क्या ऐसे सामंजस्य कहना हमेशा सही है, या ये सिर्फ बहुमत दल की मनमानी का एक सुंदर नाम है जहां विपक्ष की कोई सुनवाई ही नहीं होती? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और हम इस पर जरूर आएंगे, लेकिन सिद्धांत रूप में ये सामंजस्य सरकार को जवाबदेह बनाता है। संसद के पास कई हथियार हैं, जैसे प्रश्नकाल। हाँ, प्रश्नकाल, जहां मंत्री को खड़े होकर तीखे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। स्थगन प्रस्ताव, जहां किसी जरूरी मुद्दे पर तुरंत चर्चा होती है। और सबसे बड़ा हथियार तो है ही अविश्वास प्रस्ताव, जो सरकार को गिरा सकता है। तो सैद्धांतिक तौर पर यह सामंजस्य सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। ठीक है, तो हमने जवाबदेही वाला पहलू देख लिया, लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है जिसकी बात हमने शुरू में की थी? स्थायित्व। इस रोज रोज की जवाबदेही की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, अस्थिर सरकार की संभावना। जब आप सरकार के सिर पर हर रोज इस्तीफे की तलवार लटका कर रखते हैं तो स्थिरता पर असर तो पड़ता ही है। और ये समस्या खासकर तब गंभीर हो जाती है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मतलब गठबंधन सरकारें। सही कहा। हाँ, 90s का दशक तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे याद है, ऐसा लगता था जैसे हर 6 महीने में प्रधानमंत्री बदल रहे हों। बिल्कुल। हमारे स्रोत में मोरारजी देसाई, चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल तक की सरकारों का जिक्र है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। ये तो 90 के दशक की राजनीतिक फिल्मों जैसा है, जहां हर दूसरे सीन में कोई सांसद पाला बदल रहा होता था और सरकार गिरने का खतरा मंडराता रहता था। और ये सिर्फ हेडलाइन नहीं थी, है ना? ये देश की नीतियों को सीधे तौर पे प्रभावित कर रही थी, बहुत बुरी तरह से। अगर सरकार को यही नहीं पता कि वो कल रहेगी या नहीं, तो वो लंबी अवधि के फैसले कैसे लेगी? सही बात है। और इससे नीतियों में निरंतरता का अभाव पैदा होता है। हर नई सरकार अक्सर पुरानी सरकार की नीतियों को बदल देती है। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस की नीतियों को बदला। फिर 1980 में जब कांग्रेस वापस आई तो उसने जनता पार्टी की नीतियों को बदल दिया। ये राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता को जन्म देती है, जो देश के लिए बहुत महंगा सौदा है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार इतनी अस्थिर हो सकती है कि कभी भी गिर जाए, और दूसरी तरफ हम अक्सर कैबिनेट की निरंकुशता या कैबिनेट डिक्टेटरशिप जैसे शब्द सुनते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक सिस्टम एक ही समय पर कमजोर और तानाशाह दोनों कैसे हो सकता है? ये इस सिस्टम का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं खतरनाक पैराडॉक्स है। ये तब होता है जब किसी एक दल को संसद में भारी, मतलब एकरासा बहुमत मिल जाता है। तब वही सिद्धांत जो सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए था, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व, वो उल्टा काम करने लगता है। वो कैसे? अब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव तो कभी पास हो ही नहीं सकता। पार्टी के अंदर विप इतना मजबूत होता है कि कोई सांसद सरकार के खिलाफ वोट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे में कैबिनेट जो चाहे वो फैसला ले सकती है और संसद बस एक रबर स्टैम्प बनकर रह जाती है। जो दवाई जवाबदेही के लिए थी, वही ओवरडोज होने पर जहर बन जाती है। और तब कैबिनेट की इच्छा ही कानून बन जाती है। हाँ, ब्रिटिश विचारक रैमसे म्यूर ने इसी स्थिति को कैबिनेट की तानाशाही कहा था। हमारे स्रोत में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल का उदाहरण दिया गया है, जब उनकी पार्टियों को प्रचंड बहुमत मिला था और कैबिनेट ने लगभग असीमित शक्तियों का इस्तेमाल किया था। तो आप देखिए, ये सिस्टम दो छोरों के बीच झूलता रहता है, या तो गठबंधन की कमजोर अस्थिर सरकार या फिर प्रचंड बहुमत वाली निरंकुश सरकार। बीच का संतुलन बहुत नाजुक है। ये सब जानने के बाद मेरा सवाल और भी गहरा हो गया है। अगर हमारे संविधान निर्माताओं को इन कमियों का अंदाजा था, तो उन्होंने अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं चुना? वो सिस्टम तो ज्यादा सीधा और स्थिर लगता है। एक राष्ट्रपति, 4 साल का निश्चित कार्यकाल, कोई रोज रोज का झंझट नहीं। ये सवाल संविधान सभा में भी बहुत जोर शोर से उठा था और हमारे स्रोत के मुताबिक उन्होंने 3 मुख्य कारणों से संसदीय व्यवस्था को चुना। पहला कारण तो बहुत सीधा था, व्यवस्था से निकटता। मतलब हम इसके आदी थे? हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान हम इस सिस्टम को देख चुके थे, इसके आदी हो चुके थे। ये हमारे लिए कोई नया प्रयोग नहीं था। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल कारण हो गया, लेकिन वैचारिक कारण क्या था? वो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, उत्तरदायित्व को स्थायित्व से ज्यादा वरीयता देना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक बहुत ही यादगार भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक कार्यपालिका को 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए, स्थिरता और जवाबदेही। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि दोनों को एक साथ पाना लगभग असंभव है। अमेरिकी सिस्टम स्थिरता तो देता है, लेकिन जवाबदेही कम है। राष्ट्रपति 4 साल तक अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता।
अंबेडकर का तर्क था कि भारत जैसे देश को, जहां इतनी असमानता है, एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिस पर रोज लगाम कसी जा सके। तो उन्होंने जवाबदेही को चुना, भले ही उसकी कीमत थोड़ी अस्थिरता हो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक फैसला था। और तीसरा कारण भारतीय समाज की विविधता से जुड़ा था। भारत में इतने धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। एक अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है, लेकिन संसदीय प्रणाली अपने स्वभाव में ज्यादा समावेशी होती है। ये विभिन्न समूहों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सरकार में जगह देती है, जिससे देश के हर कोने को लगे कि सरकार में उनकी भी आवाज है। तो हमने ब्रिटेन का मॉडल तो ले लिया, लेकिन क्या हम उसकी हूबहू नकल है या हमने उसे भारतीय बनाया? बिल्कुल नहीं, हमने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला है। भारतीय और ब्रिटिश सिस्टम में कई बुनियादी फर्क हैं। जैसे? सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि भारत एक गणतंत्र है। हमारे राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना जाता है। ब्रिटेन एक राजशाही है, जहां राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है। ये एक जमीन आसमान का अंतर है। और कानूनी तौर पर भी कुछ बड़े अंतर हैं, जहां तक मुझे पता है। हाँ, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, मतलब पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उसके बनाए कानून को कोई अदालत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन भारत में संविधान सर्वोच्च है। संसद की शक्तियां भी संविधान से ही आती हैं और सीमित हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बहुत बड़ा। एक और दिलचस्प अंतर है शायद। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सही कहा। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे। तो इससे थोड़ा लचीलापन मिलता है। हाँ, ये हमें राजनीतिक जरूरत के हिसाब से ज्यादा लचीलापन देता है। कभी-कभी पार्टी का सबसे काबिल नेता लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन फिर भी वो देश का नेतृत्व कर सकता है। और एक आखिरी बात, ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है, जहां विपक्ष अपनी एक सांकेतिक कैबिनेट बनाता है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? शैडो कैबिनेट एक बहुत अच्छी ब्रिटिश परंपरा है, जहां विपक्ष सरकार के हर मंत्रालय पर नजर रखने के लिए अपना एक शैडो मंत्री नियुक्त करता है। इससे विपक्ष ज्यादा संगठित और तैयार रहता है। भारत में ये संस्था कभी विकसित नहीं हो पाई, शायद इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दल उतने अनुशासित नहीं है। लेकिन ये सारे अंतर यही दिखाते हैं कि हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अडैप्ट किया है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि हमारी संसदीय व्यवस्था एक तरह का हाई वायर एक्ट है। एक तरफ ये सरकार को रोज लोगों के प्रति जवाबदेह बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें अस्थिरता और शक्ति के एक जगह केंद्रित हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये वही दुविधा है जिसकी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा किया था। स्थायित्व और उत्तरदायित्व के बीच एक संतुलन खोजना। हमारी व्यवस्था जवाबदेही को चुनती है, और ये चुनाव ही भारतीय लोकतंत्र के चरित्र को परिभाषित करता है। ये कोई खत्म हो चुकी बहस नहीं है, ये एक रोज चलने वाला संतुलन का काम है, जो हर चुनाव और हर सरकार के साथ परखा जाता है। और यह हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। हमारे स्रोत में एक दिलचस्प तथ्य का जिक्र है कि 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति ने भारत में अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया था। हालांकि बाद में इस विचार को छोड़ दिया गया। ये आज के संदर्भ में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाता है। आज के भारत में, जहां मजबूत और निर्णायक सरकार की मांग बढ़ रही है और तेज आर्थिक विकास एक जरूरत है, क्या स्थायित्व और जवाबदेही के बीच का वो पुराना संतुलन बदल रहा है? क्या भारत में संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली के बीच की बहस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या भविष्य की नई चुनौतियों के बीच ये फिर से उभर सकती है?